मनमोहन सिंह और क्या ही कहा जाए, मतलब अपने मतलब होता क्या है ना, आप इकोनॉमी जब पढ़ता हूँ मैं हमेशा कई बार नाम लेता हूँ आप लोगों के, तो मतलब मेरे तो खैर जब भी इकोनॉमी की बात आती है तो मनमोहन सिंह की बात, इवन मैं कहता हूँ गवर्नेंस की बात आती है एज अ पीएम के रूप में, तो उनका कार्यकाल दो राय नहीं है। कुछ करप्शन स्कैम आए, दो राय नहीं है, लेकिन एज अ पीएम उनके कार्यकाल को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। देश के अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक मानता हूँ उनको मैं। खासकर सेकंड हाफ में आप बोल सकते हैं कुछ करप्शन स्कैम आए जिसको रोक पाने में फेल रहे, तो वो गवर्नेंस फेलियर थी देश की, वो सिस्टम की देन थी। लेकिन एज अ पीएम उनके डिसीजन जो उन्होंने हार्ड डिसीजन लिए देश के लिए, वो दो राय नहीं है, वो बहुत बहुत अच्छे डिसीजन थे। चाहे अमेरिका से न्यूक्लियर डील करना हो, या फिर बैलेंस अप्रोच बनाना हो, रशिया और चाइना के साथ उनके संबंध हो, चीन के साथ उन्होंने डील की, जो चीन के साथ ट्रेड किया उन्होंने, नया पंचशील दिया उन्होंने चाइना के साथ, जो बैलेंस बनाया अमेरिका और चीन के साथ, जो इंडिया की नैम की लेजेसी थी उसको नैम 2.0 में उन्होंने लॉन्च किया, रीनेम करके रीलॉन्च किया। तो नो डाउट ये उनकी लेजेसी थी फॉरेन पॉलिसी में। मुझे याद है बराक ओबामा कहते थे हमेशा कि जब मनमोहन सिंह सब बोलते हैं तो सब सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है इंडियन पीएम के लिए। इंडिया का जो कद है आज आप देख रहे हैं, उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा मनमोहन सर का। और कुछ रिश्ते तो बहुत अच्छे मानता हूँ, जैसे मनरेगा उनके द्वारा लॉन्च किया गया। आज सरकार कहती है फ्री राशन देंगे, उन्होंने कहा था फ्री बात तब भी चलती है फ्री राशन देंगे, उन्होंने कहा फ्री देंगे, काम देंगे, आपको रोजगार देंगे, रोजगार गारंटी देना। तो मनरेगा नो डाउट आज हिंदुस्तान के इतिहास में कहूँ बहुत अच्छी स्कीम मनरेगा। किसानों को गारंटी मिली है, कहीं ना कहीं लोगों को काम मिला है वहाँ पर, तो मनरेगा ऐसी स्कीम हो गई हमारे यहाँ। भारत निर्माण लॉन्च किया था उन्होंने, जिसमें गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही गई थी, काफ़ी अच्छा काम था भारत निर्माण का अपने स्केल पर। उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हम आज देख रहे हैं कि लोगों को खाने की गारंटी है, एजुकेशन गारंटी इन्होंने, सूचना का अधिकार, मतलब उनके एज अ पीएम की बात करूँ, इकोनॉमिस्ट तो वो दो राय नहीं है, बहुत शानदार इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन जब मैं एज अ पीएम की बात करता हूँ उनके बारे में, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनके पीएम के कार्यकाल में जो एक्ट पास हुआ, आप नज़र मारेंगे सामने आएगा आपको। आप आरटीआई एक्ट की बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, आप आरटीई की बात करें, एजुकेशन एक्ट की बात करें, आप यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें, आप मनरेगा की बात करें, जो आप देख रहे हैं इंडिया में सब बेस्ट एक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं उस दौरान बनाए गए थे। जी हाँ, बिल्कुल बनाए गए थे। अब ये है कि ऑफकोर्स कुछ करप्शन स्कैम, मैं उनको मानता हूँ कि कार्यकाल में एक ही दाग लगा उनके ऊपर, वो है वो करप्शन स्कैम को नहीं रोक पाए, करप्शन को नहीं रोक पाए। लेकिन उनके समय जो यूनिटी बनी देश के अंदर, एकता की बात हुई, वो दो राय नहीं है। वो पिछले 70 साल के इतिहास में शायद इतना ग्रोथ, अगर मैं कहूँ इकोनॉमी एज अ पीएम के रूप में इकोनॉमिक ग्रोथ देखूं, तो इंडिया की ग्रोथ रेट 10% टच किए देश में आज तक एक बार केवल, और वो उनके कार्यकाल में ही हुआ था। जी हाँ, तो दो राय नहीं है, 10% ग्रोथ हासिल करना सपना है हमारा। आज आज हम 6-7% के बीच हैं, 10% तक की ग्रोथ हमने हासिल की हम लोगों ने यहाँ पर। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किए, सेकंड एआरसी बनाई गई वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, उन्होंने कहा रिफॉर्म करना है, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट हम आज भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये उनकी देन थी प्रशासन गवर्नेंस में। साइलेंट पीएम थे, अपना काम करते थे, नो डाउट। मैं हमेशा मानता हूं कि सरकार को साइलेंट ही होना चाहिए, आपको जहां बोलने की आवश्यकता वही बोला जाए, वरना सरकार को शांति से अपना काम करना चाहिए। तो ये हमेशा मानता हूं एज अ पीएम, एज अ इकोनॉमिस्ट, एज अ पर्सन। एक बार मिलने का सौभाग्य मिला था मुझे उनसे, वो भी उनके कार्यकाल का अंतिम साल था, तो मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी अपने अंतिम साल में, 3 जनवरी 2014 की बात होगी ये। तो बाद में पत्रकारों से बहुत कम मिलते थे वो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे लेकिन बहुत कम मिलते थे वो। तो उन्होंने कहा था कि, मुझे याद है उनकी वो स्पीच बहुत, कि मेरा जो मेरा कार्यकाल है 10 साल का, उसका एनालिसिस इतिहास करेगा। तो ऑफकोर्स उन्होंने कहा मीडिया मेरे लिए कभी अच्छा नहीं रहा, तो मीडिया ने उनको भला बुरा कहा भी कई बार। विपक्ष के नेता उसमें जेटली साहब थे राज्यसभा, मुझे याद आता है जब राज्यसभा कवर करते थे, तो राज्यसभा में जेटली साहब ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया था। आज हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल भाषा बहुत अच्छी होती है आजकल तो खैर, लेकिन वो पहली बार जो नए नए हम देखते हैं युवा नेता पहुंच जाते थे, तो ऑफकोर्स जेटली साहब ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो नहीं कहने चाहिए थे, गरिमा के, प्रधानमंत्री गरिमा के अनुरूप नहीं थे, लेकिन ठीक है, अब एक कलरफुल ऐसी पॉलिटिक्स हो गई है हमारी, चलता है वो चीज़ें। तो नो डाउट उनका कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है, और एक लंबी ज़िंदगी जी के गए हैं, तो नो डाउट कोई हमें ऐसा दुख भी नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि ऑफकोर्स एक्सपीरियंस का फ़ायदा और मिल सकता था, खासकर पिछले 10 सालों में जो इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई है। हमारे इकोनॉमिस्ट को ऐसे महान इकोनॉमिस्ट से सलाह लेनी चाहिए थी। हमेशा बोलता था मैं कि निर्मला जी हैं या जेटली साहब हैं, या बीच में पीयूष गोयल बने थे फाइनेंस मिनिस्टर देश के उस समय, इनको जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, आपके पास सीनियर एक्सपर्ट है। आप मत सोचो कांग्रेस के लीडर है, मत सोचो कि आप करप्शन स्कैम थे, मत सोचो कि आप कुछ और बात है। आप देखो ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं,
बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट थे वो, तो आप उनको फ़ायदा ले सकते हैं उनके उनके एक्सपीरियंस का। लेकिन वो पॉलिटिकल इतनी बढ़ जाते हैं, इतना पोलराइजेशन हमारे यहाँ हो जाता है कि हमने कभी उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लिया ही नहीं अपने यहाँ पर। चलिए, लेकिन ऑफ कोर्स मैं हमेशा मानता हूँ कि एक देश के बेस्ट पीएम में से मानता हूँ, उनके जो मैंने कार्यकाल देखे हैं। मैं लगभग पॉलिटिक्स को समझना चालू किया था नरसिम्हा राव के समय से। आई के गुजराल सर आए, देवेगौड़ा आए, अटल जी का कार्यकाल 6 साल का लगभग, 10 साल मनमोहन, लगभग 11 साल मोदी साहब को हो गए हैं। तो ऑफ कोर्स अगर मुझे कहा जाए तो मुझे बीइंग पर्सनल चॉइस मेरी, जबकि कांग्रेस के और बीजेपी के वॉट एवर पॉलिटिकल पार्टी मैटर नहीं करती, लेकिन एज अ पर्सनल चॉइस मेरी कहा जाए तो एक पढ़ा लिखा पीएम जो अच्छे डिसीजन मेकिंग करता था। तो मोदी साहब का कार्यकाल तो तब होगा जब पूरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तब एनालिसिस करने में अच्छा रहेगा मेरे लिए। मोदी साहब का कार्यकाल खत्म हुआ नहीं है, तो उन्होंने जो वादे किए शायद वो पूरा करें, मुझे उम्मीद करता हूँ। लेकिन उनसे पहले, मोदी सर से पहले अगर बात मैं करूँ तो मुझे लगता है मनमोहन सिंह का कार्यकाल बेस्ट हुआ करता था। तो बात जितनी की जाए कम है। मनमोहन सर पर तो इतनी बात की जाए, किताबें पढ़ी हम लोगों ने यार, मतलब उन किताबों को मतलब समझ समझ के, उनके आर्टिकल्स को पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। तो ऑफकोर्स अपने आप में तब आप समझ सकते हैं 84 में आरबीआई गवर्नर बने वो। उन्होंने राजीव गांधी को समझाया कि खर्चा मत करिए सर, देश इकोनॉमी घाटे में चल रही है। पॉलिटिकल लोग सुनते नहीं थे, सब्सिडी पे सब्सिडी, स्कीम पे स्कीम। मनमोहन साहब ने कहा था कि पैसा नहीं है, देश घाटे में जा रहा है, सब्सिडी देना बंद कीजिए। राजीव गांधी की सरकार ने कहा ये सब्सिडी वो सब्सिडी, किसानों को दो, एमएसपी दो। खूब आपने काम किया, 91 का संकट आ गया। मनमोहन, जब नरसिम्हा राव आए उन्होंने कहा नहीं नहीं, सुनना चाहिए मनमोहन क्या बोलते हैं। तो मनमोहन को बनाया फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने फिर अपनी सरकार में। राव मनमोहन मॉडल लेकर आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, मजबूरी भी थी देश की उस समय, नो डाउट। मतलब अगले 5 साल वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। तो 5 साल फाइनेंस मिनिस्टर, पहले आरबीआई गवर्नर, फिर 5 साल फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 10 साल पीएम रहे वो देश के। और फिर उसके बाद लगातार एक्टिव रहे। उनकी संसद की स्पीच सुनिए कभी आप, मतलब मुझे अगर सबसे बेहतरीन स्पीच बहुत सुनी है संसद के अंदर मुझे। और मुझे लगता है अटल जी के अलावा कोई अगर जो बहुत फेमस स्पीच मेरे को याद आती है, वो मनमोहन सर और सुषमा जी की स्पीच का संवाद था पूरा का पूरा। एक से एक शानदार स्पीच थी। सुषमा जी उसमें लोकसभा की नेता हुआ करती थी और मनमोहन साहब पीएम थे। तो बहुत अच्छी स्पीच थी उन दोनों की, उनकी डिबेट्स, उनकी नॉलेजफुल डिबेट आप सुनेंगे आपको लगेगा ये पॉलिटिशियन होते थे। बट ऑफकोर्स ओल्ड स्कूल की बातें हैं सारी। लेकिन अब बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ पीएम, बीइंग अ इकोनॉमिस्ट, बीइंग अ आरबीआई गवर्नर, बीइंग अ हम्बल पर्सन, उनको याद देश करेगा हमारा, उम्मीद करता हूँ। मैं आमतौर पर इतना बड़ा बोलता नहीं हूँ किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह सर के साथ बात ही अलग थी मतलब उनकी तो। और ये नहीं है कि किसी ऐसे में ऐसे किसी मंच पे बोल रहा हूँ, आपके बच्चों, अपने बच्चों को बता रहा हूँ बात में। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि समझना चाहिए हमें, हमें उनकी लेजेसी को याद करना चाहिए। और जो बातें उन्होंने कही हैं, शायद अब तो शायद हिंदुस्तान नहीं समझेगा उन बातों को, अटल जी की पॉलिटिक्स को या मनमोहन सर की पॉलिटिक्स को शायद लोग नहीं समझेंगे। आज नया भारत है और इस नए भारत में नई चीज़ें आ गई हैं। नया भारत थोड़ा सा अलग प्रकार का है। कल मैं, चूँकि मैं पटना में हूँ राइट नाउ, तो पटना में एक कार्यक्रम चल रहा था कल, जहाँ किसी ने गाया रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो उसमें लोगों को आपत्ति हो गई, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कैसे गा सकते हैं भजन में आप। तो ये नया भारत है, तो फिर नए भारत के बारे में रीथिंक करना होगा हमको कि नया भारत क्या है फिर हमारा। मतलब कहानी तो मतलब उनके बारे में तो मेरा जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ जर्नलिज्म में तैयारी का, और मेरा पूरा जर्नलिज्म का कार्यकाल तैयारी मैंने शुरू की थी 2004-05 के आसपास, और वो पीएम बने थे। तो ऑफकोर्स जब तैयारी शुरू करने आते बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उस समय अटल जी का कार्यकाल ख़त्म हुआ था और अटल जी की कार्यकाल की उनकी समीक्षाएं आती थी, उनके रिव्यू आते थे अटल जी की कार्यकाल के। फिर मनमोहन सिंह के कार्यकाल, तो उसमें हम लोग पढ़ाई हमने की, तैयारी की हम लोगों ने। फिर वो सेकंड कार्यकाल में मैं जर्नलिज्म में आ गया। तो जब वो सेकंड कार्यकाल अपना कर रहे थे यूपीए 2 का, तब मैं जर्नलिज्म में था। तो बहुत आलोचना हम खुल के करते थे कि मनमोहन सर से कुछ नहीं होता। तभी वो कहते भी थे कि मीडिया मेरे लिए कभी अच्छा नहीं रहा माना जाएगा। तो मीडिया ने मुझे कभी अच्छा नहीं माना है, तो ठीक बात है। हम जब पत्रकार थे, स्टार्टिंग के कैरियर की बात करूँ, जब अन्ना का आंदोलन चल रहा देश में, तो हम भी लोग सरकार की बुराई करते, करप्शन स्कैम पर। युवा ब्लड होता है, आप जानते हैं देश में पैसा खत्म हो रहा है, तो आप बुराई भी करते हैं। आज मैं रियलाइज करता हूँ, जब मैं कंपेयर करता हूँ बाकी लोगों से, वो लगता है शायद वो करप्शन स्कैम प्रूव ही नहीं हो पाए। यानी वो मीडिया वो बनाया गया था, करप्शन स्कैम थे ही नहीं कहीं पर। वो 2G स्कैम क्या हुआ, कोयला स्कैम क्या हुआ, मालूम ही नहीं पड़ा कहीं पर। कुछ स्कैम होंगे, दो राय बिल्कुल नहीं है, लेकिन बीइंग आज हम देखें 10 साल बाद, तो मुझे लगता है कि स्कैम तो थे ही नहीं कहीं पर। वो सिर्फ बनाया गया था एक बबल की स्कैम है।